जी बच्चों, स्टार्ट करते हैं लेक्चर। एक दफ़ा ज़रा अपनी अटेंडेंस शो कर दें चैट बॉक्स में। रजिस्टर्स वगैरह अपने पास रख लें। वैसे तो आपको सारा लेक्चर लिखा लिखा है भी मिल जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें चीज़ें। ठीक है, गुड, शाबाश। बस ठीक है, एक्टिव बनाना। ठीक है, बड़ा आसान बड़ा मज़े का टॉपिक है आज वाला। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो बच्चों, टॉपिक हमने पढ़ना है इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर में बेसिकली ये तीन टॉपिक्स आ जाते हैं: फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट एंड पेयर प्रोडक्शन। तो इसमें सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, जिसको मैं आपको बड़ा इजी करके समझा भी दूंगा, सिखा भी दूंगा, और इसके एनिमेशन भी हम देखेंगे। तो बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सबसे पहले आप इस डायग्राम के जरिए देख लें कि ये जो आपके पास वेव्स बनी हुई हैं, ये बेसिकली रिप्रेजेंट किया गया है किसको? फोटॉन्स को। किसी पर्टिकुलर एनर्जी के फोटॉन्स आते हैं। ये कोई मेटल सरफेस है। अगर ये फोटॉन्स इतनी सफिशिएंट एनर्जी रखते हैं कि ये इन मेटल सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स को यहां से रिमूव करवा सकें, तो इलेक्ट्रॉन्स अगर इस मेटल सरफेस को छोड़ के निकल जाएं, तो बच्चों इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन अ फोटोन ऑफ। अब ऑफ से आगे बच्चों जो वर्ड लिखा है ना, सूटेबल, सारी कहानी इस वर्ड के गिर्द घूमती है कि सूटेबल फ्रीक्वेंसी होगी तो आपके पास एमिशन पॉसिबल होगा, अदरवाइज एमिशन पॉसिबल नहीं होगा। और इस लेक्चर के आउटकम्स ये हैं कि जो फोटॉन्स हैं वो एनर्जी भी ट्रांसफर कर सकते हैं किसी सरफेस को, और जो फोटॉन्स हैं वो मोमेंटम भी ट्रांसफर कर सकते हैं। अब उसके बाद कुछ आसान सी बातें। लाइट के इंसिडेंट होने पर जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर इमिट होते हैं, इन्हें कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स किसी सर्किट में फ्लो करें तो फिर इनको कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये दो बातें आपने ध्यान में रखनी है। अब इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट जो है बच्चों बातें आती हैं, जैसे इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है स्टॉपिंग पोटेंशियल का, इसमें एक इंटेंसिटी प्रॉब्लम आता है, फिर इसमें फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम आता है, और फिर एक कॉन्सेप्ट आता है वर्क फंक्शन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि ये क्या क्या चीजें हैं, लेकिन मैं आपको समझाना इनको किसी और तरीके से। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जब कोई फोटोन, अब फोटोन की एनर्जी आपको याद हो बच्चों, मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रिकॉल करवा दूं। E इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा, इसकी इक्वेशन थी। यानी एनर्जी ऑफ फोटोन का ताल्लुक इनवर्सली है वेवलेंथ के साथ। वेवलेंथ जितनी लॉन्गर होगी, उसका एनर्जी कंटेंट भी उतना कम होगा। तो अब इस डायग्राम को देखना है, बड़ी मजे की एनिमेशन में मैंने समझाने की कोशिश की है कि ये हमारे पास रेड फोटोन है, ये हमारे पास ग्रीन फोटोन है, और ये हमारे पास ब्लू फोटोन है। मैंने ना इन दायरों की मदद से ये समझाया है कि रेड की एनर्जी सबसे कम है, ग्रीन की उससे ज्यादा है, और ब्लू फोटोन की चूंकि वेवलेंथ सबसे कम है तो एनर्जी भी सबसे ज्यादा है। बच्चों, हम फर्ज कर लेते हैं कि रेड फोटोन भी इलेक्ट्रॉन इमिट करवा सकता है, ग्रीन फोटोन भी करवा सकता है, और ब्लू फोटोन भी इस एक मेटल से इलेक्ट्रॉन इमिट करवा सकता है। बट ये एक भागता हुआ इलेक्ट्रॉन है। रेड फोटोन इस पे इंसिडेंट होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, क्या गेन करेगा? काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। ग्रीन फोटोन इंसिडेंट हुआ, इलेक्ट्रॉन निकला, उसने एनर्जी गेन की, काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा वो भी। ब्लू फोटोन इंसिडेंट हुआ, इलेक्ट्रॉन बाहर इमिट हुआ, बट दिस टाइम इट हैड मोर अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो आई एम होपफुल कि आपको इमेज के जरिए मेन बात समझ आ गई होगी कि फोटोन जितना एनर्जेटिक होगा, वो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ज्यादा देगा। और ये काइनेटिक एनर्जी किसके लिए हम मेजर करेंगे? वो इलेक्ट्रॉन जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लेकर निकलेगा। डिफरेंट एनर्जीज के साथ इलेक्ट्रॉन इमिट हो सकते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी से इमिट नहीं होंगे। हमें सिर्फ कंसर्न उससे है जो मैक्सिमम एनर्जी लेकर निकलेगा। तो ये ग्रीन फोटोन से जितनी भी मैक्सिमम एनर्जी ले सके, और ये ब्लू फोटोन से जितनी भी मैक्सिमम एनर्जी गेन कर सके। यहां तक तो हो गई बात कि इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, बट हम ये काइनेटिक एनर्जी करना चाहते हैं कैलकुलेट। जब बात आती है ना बच्चों इस काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करने की, तो फिर हम आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल पर। एक छोटी सी बात मैं आपको याद करवा देता हूँ, चैप्टर नंबर 12 में, या हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के टॉपिक में पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर भी होती है, और दूसरी तरफ काइनेटिक एनर्जी जो है वो 1/2 mv स्केयर के प्रोपोर्शनल भी होती।
तो बच्चों पहले प्रोसेस ये था कि जो मेटल थी वो नेगेटिव पोटेंशियल पे थी और सामने को ही पॉजिटिव प्लेट थी जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन भागते हुए जा रहा था। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब ये है कि पहले तो पोटेंशियल के ऑर्डर को रिवर्स कर दें। रिवर्स कैसे कर दें? रिवर्स ऐसे कर दें कि जो प्लेट पॉजिटिव थी उसको नेगेटिव कर दें और मेटल को पॉजिटिव कर दें। अब क्या होगा? अब गौर से सुनिए बात। रेड फोटोन इंसिडेंट होगा, इलेक्ट्रॉन इमिट भी होगा, लेकिन अब इस इलेक्ट्रॉन को पीछे की तरफ एक अट्रैक्शन का सामना है। ये अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन के मोशन को क्या करेगी? स्टॉप करेगी। बट हम ये देखते हैं कि रेड फोटोन इसको टक्कर मारता है, लेकिन ये फिर भी मेटल से थोड़ा सा जंप करके बाहर निकलता है। अल्टीमेटली चाहे बाद में इसने वापस आ जाना है। हमें क्या चाहिए? हम चाहते हैं कि रेड फोटोन इसको टक्कर भी मारे, लेकिन इस बेचारे के पास निकलने की हिम्मत ही ना बचे, इसको इतनी बैकवर्ड पोटेंशियल से खींचा जाए। तो बच्चों, हम मेटल को इतना सफिशिएंटली पॉजिटिव कर दें कि रेड फोटोन इलेक्ट्रॉन को हिट भी कर रहा हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी लेकर बाहर भी निकल ना पा रहा हो। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जिस रिवर्स पोटेंशियल से इलेक्ट्रॉन को रोकने की कोशिश की है वो एग्जैक्टली मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो गया है। लेकिन ये स्टोरी तो है बच्चों रेड की। व्हाट विल हैपन टू ग्रीन? अब ग्रीन ने तो आपको याद हो काइनेटिक एनर्जी रेड से ज्यादा दी थी। तो ग्रीन फोटोन की टक्कर से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को अगर रोकना है तो हमें रेड की निस्बत ज्यादा सरफेस को पोटेंशियल पॉजिटिव करना पड़ेगा। तब कहीं जाकर इसकी काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी इसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल से। एंड व्हाट अबाउट ब्लू? ब्लू का तो एनर्जी कंटेंट ही बहुत ज्यादा है। इसने जो टक्कर मारी थी उससे तो इलेक्ट्रॉन यहां से शूटे मार के निकला था। सो अब हमें उससे भी ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा, ग्रीन से भी ज्यादा, टू स्टॉप द इलेक्ट्रॉन। तो क्या हम ये ट्रेंड नहीं देख रहे बच्चों कि हम जितनी हाई फ्रीक्वेंसी का फोटोन यूज कर रहे हैं, जितनी हाई फ्रीक्वेंसी का फोटोन यूज कर रहे हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी हमें उतनी ही बढ़ानी पड़ रही है। तो ये ग्राफ हमारे सामने बना है, किस चीज का? ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी, where you can observe that frequency is directly proportional to stopping potential, और आप इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख लें, stopping potential is directly proportional to frequency। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी का फोटोन इंसिडेंट होगा बच्चों, उसके लिए हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल भी उतना ज्यादा ही अप्लाई करना पड़ेगा। अब काफी बच्चों के जहनों में ये सवाल भी तो आना चाहिए ना कि सर ये आपने ग्राफ यहाँ से क्यों स्टार्ट किया, यहाँ से क्यों स्टार्ट नहीं किया? तो मैं फिर आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ उस वर्ड की तरफ कि जब तक सूटेबल फ्रीक्वेंसी नहीं होगी इलेक्ट्रॉन तो इमिट ही नहीं होगा। पहले इलेक्ट्रॉन इमिट तो हो, तभी स्टॉपिंग पोटेंशियल काम आएगा ना। और बच्चों यहाँ पर हम एक और भी इक्वेशन डेवलप कर सकते हैं। हम देख रहे हैं ना कि हम फोटोन इंसिडेंट कर रहे हैं और स्टॉपिंग पोटेंशियल की एनर्जी ई वी नॉट यहाँ पर बन रही है। तो यहाँ पर अगर हम वी नॉट डिवाइडेड बाय एफ कर दें, इसको इधर डिवाइड कर दें, तो दूसरी तरफ बनता है एच बाय ई। तो एच बाय ई तो इस ग्राफ की स्लोप भी बन रही है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के ग्राफ की स्लोप बच्चों क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय चार्ज। ये बात आपने नोट भी कर लेनी है, लिख भी लेनी है, नोट्स में भी मैं मेंशन कर दूंगा। तो यहां से हम आगे क्या नॉलेज लेकर जाएंगे कि हम जितनी हाई फ्रीक्वेंसी का फोटोन यूज करेंगे हमें स्टॉपिंग या रिवर्स पोटेंशियल भी उतना ही ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। यानी रेड के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल कम होगा, ग्रीन के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा, और ब्लू के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल इन सब में से सबसे ज्यादा होगा। ओके रिपोर्ट बच्चों, समझ आई यहां तक? वेरी गुड, शाबाश। अब आगे बढ़ने से पहले हमने दो बातें ध्यान में रखनी है। इससे आगे बच्चों मैं जहां भी वर्ड इंटेंसिटी यूज करूंगा, इंटेंसिटी का मतलब होगा नंबर ऑफ फोटॉन्स। लेट्स से वो रेड फोटॉन्स ही क्यों नहीं है, अब रेड फोटॉन्स के बहुत ज्यादा एनर्जेटिक तो नहीं है, लेकिन इंटेंसिटी का मतलब है इनकी तादाद, तादाद बहुत ज्यादा होगी। ज्यादा इंटेंस ज्यादा तादाद, कम इंटेंस कम तादाद। ब्राइट लाइट ज्यादा इंटेंस होगी, डिम लाइट कम इंटेंस होगी। इंटेंसिटी क्या करेगी? इंटेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन्स। नंबर ऑफ फोटॉन्स विल ओनली कंट्रोल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
अब ये जो एक जैसे फोटोन है ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को चेंज नहीं कर सकते, और ब्राइटनेस ऑफ द लाइट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी। दूसरी तरफ देखें, एक इकलौता शेर आपको दिखाया गया है, ठीक है, ये फोटोन कह रहा है मैं इकल्ला ही काफी है, जैसे इमरान खान साहब कहते हैं। तो ये फोटोन यहाँ पे तस्करा है फ्रीक्वेंसी का, कि फ्रीक्वेंसी जो है ये डिटरमिन करेगी कि इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी से बाहर निकलेगा, फ्रीक्वेंसी ही डिटरमिन करेगी हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना अप्लाई करना है, और फ्रीक्वेंसी ही तय करेगी कि इलेक्ट्रॉन ने भाई निकलना भी है या नहीं निकलना। तो आसान सी दो बातें आप लेकर चलें बच्चों, कि इंटेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन्स, और एक और बात, वन फोटॉन फॉर वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे एक वक्त में एक फोटोन एक्ट कर सकता है, और फोटोन की एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा गेन करेगा। ये नॉलेज लेकर हम अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं हम एक छोटे से प्रॉब्लम की तरफ, जिसका नाम है कि क्या हो अगर हम मेटल पर सेम इंटेंसिटी इंसिडेंट करें मगर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट करें। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मैंने इमेजिनेशनल सा कॉन्सेप्ट दिया है कि ग्रीन फोटोन है एक जिसके 10⁵ फोटॉन्स हैं, और एक ब्लू है जिसके 10⁵ फोटॉन्स हैं। अब बच्चों दोनों के नंबर ऑफ फोटॉन सेम है, मतलब क्या सेम है? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ने कंट्रोल करने हैं करंट को। तो देखें दोनों के फोटॉन्स की तादाद सेम है, तो हम कहेंगे कि जो ग्रीन लाइट है उसका करंट और जो ब्लू लाइट है उसका करंट, ये ऑलमोस्ट दोनों करंट सेम हो गए, क्योंकि क्या सेम है? इंटेंसिटी ऑफ ग्रीन लाइट इज इक्वल टू द इंटेंसिटी ऑफ ब्लू लाइट। बट अगर बच्चों हम इस करंट को रोकने की कोशिश करें, लेट से हम ग्रीन फोटॉन्स को रोकने की कोशिश करते हैं, तो ये साइड है स्टॉपिंग या रिवर्स पोटेंशियल की। अब हमें रोकना है, तो ग्रीन के लिए हमें कम स्टॉपिंग पोटेंशियल दरकार है, जबकि ब्लू के लिए हमें ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट करना पड़ेगा। तो देखें, ऐसा ग्राफ जिसकी बैक साइड की तरफ दो ब्रांचेस बन जाएं, उसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो डिफरेंट है, और ऊपर दो लाइनें करंट की सेम है, तो इसका मतलब है कि जो इंटेंसिटी है वो क्या है? सेम है। तो दैट इज द ग्राफ फॉर सेम इंटेंसिटी बट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। सेम इसी तरह अब हमारे पास इसे ऑपोजिट है, अब फ्रीक्वेंसी सेम है, इंटेंसिटी डिफरेंट है। जैसे देखें दोनों ब्लू हैं, तो क्या सेम हो गया? फ्रीक्वेंसी। लेकिन एक मरतबा आप देख रहे हैं ब्लू के 10⁵ फोटॉन्स हैं, एक दफा 10⁹ तो जब ये 10⁵ फोटॉन्स आगे स्ट्राइक करेंगे बच्चों, तो करंट की मिकदार होगी कम, लेट इट बी I1। और जब 10⁹ फोटॉन्स इंसिडेंट करेंगे तो ऑब्वियसली वन फोटॉन फॉर वन इलेक्ट्रॉन है, जो करंट की वैल्यू होगी I2। तो यहां से साफ जाहिर है कि I2 जो है वो ग्रेटर देन I1 है। बट दोनों है तो ब्लू ही, और दोनों को अगर रोकने की कोशिश की जाएगी तो दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल बच्चों क्या होगा? ग्राफ को भी मैं दोबारा रिकॉल कर देता हूं, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। फॉर अ सेम फ्रीक्वेंसी द स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी सेम। तो यहां पर हमारे पास क्या बात है? सेम फ्रीक्वेंसी एंड डिफरेंट इंटेंसिटी। यहां तक भी ओके रिपोर्ट दे दें, समझ आ गई बात की? ओके बच्चों, अब आते हैं एक और चीज की तरफ। इस सारे के सारे ब्लू फोटॉन्स आपको नजर आ रहे हैं। अब ब्लू फोटॉन की फ्रीक्वेंसी तो सेम ही है ना, इंटेंसिटी जैसी भी हो। ब्लू फोटॉन, एक फोटॉन अगर मैक्सिमम एनर्जी भी किसी इलेक्ट्रॉन को दे दे और इलेक्ट्रॉन वो मैक्सिमम एनर्जी गेन कर ले, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ज्यादा फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। नो, वन फोटॉन फॉर वन इलेक्ट्रॉन। तो एक ब्लू फोटॉन इलेक्ट्रॉन को जो मैक्सिमम एनर्जी दे सकता है, लेट दिस बी दैट एनर्जी। अब अगर हम नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा भी दें, डजंट मैटर, है तो वो ब्लू ही। तो इंटेंसिटी बढ़ाने के बावजूद आप इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में इजाफा नहीं कर सकते। इससे नेक्स्ट इंटेंसिटी पर भी आप इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि वो इंटेंसिटी पे डिपेंड ही नहीं करती, वो तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, और फ्रीक्वेंसी आपने सबकी सेम रखी हुई है। लिहाजा बच्चों ये एक ग्राफ बनेगा बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड इंटेंसिटी। सिंपली आपने याद रखना है, इंटेंसिटी और काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी,
एक्स एक्सिस के साथ जो ये शो करेगी कि काइनेटिक एनर्जी को आप इंटेंसिटी से चेंज नहीं कर सकते, किससे चेंज कर सकते हैं? ओनली विद द फ्रीक्वेंसी। एग्री बच्चों? अस्सलाम वालेकुम। ठीक है। और अब नेक्स्ट, ठीक है, अब देखें, अब है ग्राफ। अभी एक्स एक्सिस पे इंटेंसिटी ही है, लास्ट पे भी इंटेंसिटी ही थी, अब भी इंटेंसिटी है, लेकिन दिस टाइम वी आर प्लॉटिंग अ ग्राफ बिटवीन करंट एंड इंटेंसिटी। तो देखिए बच्चों, ये इंटेंसिटी नंबर 1, इसको यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं। इंटेंसिटी नंबर 2, इसको यहाँ प्लॉट कर देते हैं। ये दो इंटेंसिटी ना, इनको यहाँ प्लॉट कर देते हैं। तो कम इंटेंसिटी पे कम करंट, ज्यादा इंटेंसिटी पे ज्यादा करंट, और ज्यादा इंटेंसिटी पे और ज्यादा करंट। तो हमारे पास जो इंटेंसिटी करंट का ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, जो शो कर रहा है कि जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। ये भी ओके हो गया। तो ये दो ग्राफ हैं, एनर्जी वर्सेस इंटेंसिटी पैरेलल लाइन, एनर्जी करंट वर्सेस इंटेंसिटी देयर विल बी अ स्ट्रेट लाइन। अब स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन कर सकते हैं, ऑब्वियसली इंटेंसिटी जीरो है तो करंट भी जीरो होगा। अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये जो इंटेंसिटी होती है ना बच्चों, ये ओबे करती है इनवर्स स्क्वायर लॉ। मैं पिछले भी टॉपिक में आपको बता चुका हूँ, इंटेंसिटी ओबेस इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो फर्ज करें एक बल्ब है, वो एक मेटल से डी डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है, और उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, ये करंट निकल रहा है, वो है आई, या समझ लो उसको आई नॉट कह देते हैं, ओरिजिनल करंट। सेकेंड डायग्राम ये है कि उसी बल्ब को हम डी डिस्टेंस से उठाकर और दूर ले गए हैं, अब उसका टोटल डिस्टेंस है 2d। तो सवाल ये पैदा होता है बच्चों कि क्या अब भी मेटल में से इमिट होने वाला करंट आई नॉट ही होगा या हाफ हो जाएगा? क्या कहते हैं? तो जब मैंने कहा कि इंटेंसिटी ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ, इसका मतलब है बच्चों डिस्टेंस डबल हो जाने से इंटेंसिटी 4 टाइम्स कम हो जाएगी। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी कितने टाइम्स कम हो जाएगा? 4 टाइम्स कम हो जाएगा। इज दैट ओके? तो बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। और अब आते हैं हम बड़े मजे के कॉन्सेप्ट पर, जिसका नाम है थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी। देखिए, हर इलेक्ट्रॉन जो है ना बच्चों, वो अपनी मेटल के साथ बंधा हुआ होता है, बाइंडिंग एनर्जी होती है उसकी, वो आजाद तो होता है मगर मेटेलिक बॉन्ड्स में जकड़ा हुआ होता है। अब हर मेटेलिक बॉन्ड की एक एनर्जी होती है, वो बॉन्ड एनर्जी, लेट से वो बॉन्ड एनर्जी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम एक ऐसा फोटोन उस पे मेटल पे इंसिडेंट करते हैं जिसकी एनर्जी है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। अब ये 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला फोटोन तो आकर इसकी जंजीरें भी नहीं तोड़ सकता, तो ये इसको आजाद क्या करवाएगा? अच्छा, अगर आप कहें कि भाई इस जैसे दो फोटॉन्स ले लेते हैं, तो भी क्या मैटर करता है? देर इज 1 फोटोन फॉर 1 इलेक्ट्रॉन। एक वक्त में एक फोटोन इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट कर सकता है। सो कम एनर्जी के, नॉन सूटेबल एनर्जी के एक फोटोन हो या एक से ज्यादा फोटॉन्स हो, वो इससे इलेक्ट्रॉन को भी आजाद नहीं करवा सकते। अब अगर ऐसा हो कि एनर्जी एग्जैक्ट 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाए, तो बच्चों होगा क्या? ये इलेक्ट्रॉन की जंजीरें तो तोड़ देगा, लेकिन उसको भगाने के लिए धक्का नहीं दे सकता। इलेक्ट्रॉन एक लम्हे के लिए आजाद होगा और फिर मेटालिक बॉन्ड उसको दोबारा जकड़ लेगा। सो अब हम उस सूटेबल फ्रीक्वेंसी को इंट्रोड्यूस करेंगे जिसकी एनर्जी, लेट से ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रखता है। तो इंसिडेंट एनर्जी हम कहेंगे जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसमें से जो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो मेटल का वर्क फंक्शन है। वर्क फंक्शन वो एनर्जी जो कम से कम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड तोड़ने के लिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसमें से माइनस करेंगे। जो रेस्ट ऑफ द एनर्जी है, इट विल अपीयर एज द काइनेटिक एनर्जी, दैट विल बी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसी को बच्चों हम कंप्लीट इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी कहते हैं। एच एफ माइनस फाइव इज इक्वल टू के ई। दिस phi is known as HF naught. F naught क्या है? Minimum suitable frequency which is required to break an electron from the metal surface. और इसको क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। ठीक है, वर्क फंक्शन आइदर जाउल्स और आइदर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में मेजर किया जाता है। तो बच्चों, अगर ये वर्क फंक्शन का कॉन्सेप्ट हम समझ जाएं, तो याद रखें वर्क फंक्शन जो है ये डिफरेंट मेटल्स के लिए डिफरेंट होता है, क्योंकि हर मेटल ने इलेक्ट्रॉन को अपनी अपनी मर्जी की एनर्जी से जकड़ा हुआ है। तो सबके लिए वर्क फंक्शन सेम
नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखा भी है मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो लास्ट पे बच्चों ये कि फॉर एग्जांपल इस मेटल का वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखें यहाँ पे लेट से हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वैसे तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी प्लॉट है लेकिन आप आसानी के लिए समझ लें 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 3 4 5 6 7 8 ये फ्रीक्वेंसी है, और इस तरफ इलेक्ट्रॉन ने क्या गेन करनी है, काइनेटिक एनर्जी। तो अगर इस पे फोटोन इंसिडेंट करते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो भाई उस पर कोई इमिशन नहीं होगा। अगर हम इस पे फोटोन इंसिडेंट करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो इतना तो तय है कि इलेक्ट्रॉन कुछ लम्हे के लिए आजाद होगा, लेकिन बच्चों वो कोई काइनेटिक एनर्जी गेन नहीं कर सकता। अब अगर हम इंसिडेंट करें 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वेरी ऑब्वियस है कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 3 जो फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो इंसिडेंट करने से इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी भी गेन करेगा। 4 पे तो और भी ज्यादा करेगा, 5 पे और भी ज्यादा करेगा, 6 पे और भी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा उसी मेटल का इलेक्ट्रॉन। तो बात आगे बढ़ती चली जाएगी और ये हमारे पास ग्राफ बन जाएगा फॉर वन सिंगल मेटल। बट अगर मैं यहाँ से इस मेटल को रिमूव कर दूं और एक ऐसी मेटल ले आऊं जिसका वर्क फंक्शन ही 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो बच्चों 1 2 3 4 तक तो कोई इमिशन नहीं होगा। तो 4 पे कोई इमिशन नहीं हो रहा, लेकिन 5 पे तो हो जाएगा। तो वो इलेक्ट्रॉन 5 पे काइनेटिक गेन करेगा, फिर 6 पे भी करेगा, फिर 7 पे भी करेगा। तो ये एक दूसरी मेटल का ग्राफ बन जाएगा। ये मेटल 1 हो जाएगी तो ये मेटल 2 हो जाएगी। ठीक है। तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के दरमियान अगर ग्राफ प्लॉट हो, तो उसमें एक लाइन एक मेटल को, दूसरी लाइन दूसरी मेटल को, तीसरी लाइन तीसरी मेटल को इस तरह से शो करेगी। और चूंकि ये ग्राफ है और ग्राफ की स्लोप भी होती है, तो स्लोप निकालने का आसान सा तरीका है फाई इज इक्वल टू एच एफ लिखें। ठीक है। और यहां से आप फाई डिवाइडेड बाय एफ करें तो आपके पास क्या बचेगा, प्लैंक्स कांस्टेंट। देखें इस तरफ अगर काइनेटिक एनर्जी है तो बिहाइंड द सीन जो ये सारा ट्राइंगल बन रहा है ये शो कर रहा है आपके पास वर्क फंक्शन को या बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को। ऑब्वियस है, देखें जितनी आगे से ग्राफ शुरू हो रहा है उसकी बैकवर्ड बाइंडिंग एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा है। तो इस ग्राफ की स्लोप क्या है, इस ग्राफ की स्लोप है बच्चों प्लैंक्स कांस्टेंट। ऑलराइट, ये बात समझ आ गई सब बच्चों को? दैट्स ओके। सो नाउ द फाइनल इक्वेशन, या सूटेबल एनर्जी का फोटोन आता है, इलेक्ट्रॉन को यहां से रिमूव करता है बाय गेनिंग या बाय गिविंग इट एनर्जी एच एफ नॉट, एंड रेस्ट ऑफ द एनर्जी अपीयर एज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो एच एफ माइनस फाई इज इक्वल टू के ई, और सिंपली आप लिख सकते हैं ई माइनस फाई इज इक्वल टू के, एंड फाई इज इक्वल टू ई माइनस के। ठीक है। तो ये इक्वेशन फाइनली बहुत से सॉल्यूशंस परफॉर्म करने के काम आती है। इसको मैं और भी कई तरह से लिख सकता हूँ, एच एफ माइनस एच एफ नॉट इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्केयर, वेयर वी विल बी मैक्सिमम, एंड यू कैन ऑल्सो राइट एच एफ माइनस एच एफ नॉट इज इक्वल टू ई वी नॉट। स्टॉपिंग पोटेंशियल वाले कॉन्सेप्ट से आ गया। ठीक है। तो आपने बस अपना दिमाग का डब्बा खोले रखना है कि हम इस इक्वेशन को कितनी तरह से लिख सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। आगे क्वेश्चंस भी होंगे, क्वेश्चंस आपके लिए मैंने सॉल्व भी किए हुए हैं, लेकिन आपने प्रैक्टिस जो है वो लाजमी कर लेनी। सो अब देखें एक क्वेश्चन पे आते हैं हम कि फोटोन ऑफ लाइट हैविंग फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी is incident upon a metal surface. Eject an electron with kinetic energy K. Now, if the frequency of incident light is reduced to half, the emitted electrons will have energy. E option। तो देखें, लेट से एक मेटल सरफेस है, उस मेटल सरफेस की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थी F, लेकिन हमने इंसिडेंट कर दी 1.5 F। तो ऑब्वियस है कि इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, लेकिन फिर वो कहता है कि हमने इस फ्रीक्वेंसी को हाफ कर दिया। हाफ कर देंगे तो ये 0.75 F हो जाएगा, जो कि थ्रेशोल्ड से भी कम हो जाएगा। थ्रेशोल्ड से कम हो जाने पर कोई इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा, सो कुछ भी नहीं होगा और इलेक्ट्रॉन का एमिशन पॉसिबल नहीं होगा। इज दैट क्लियर? अच्छा बच्चों, अब है ए फोटोन ऑफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ emits an electron with kinetic energy k. If the frequency is doubled,
एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन विल बी। सवाल ये है कि एक मेटल सरफेस है, उस पे हम एक एफ फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन इमिट होता है एनर्जी के साथ। अगर हम इस फ्रीक्वेंसी को डबल कर देते हैं तो अब इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी से इमिट होगा? तो इसका मैं आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर डबल नहीं है, इसका आंसर है मोर देन डबल। अब ये मोर देन डबल कैसे होगा? तो बच्चों ये देखें कि एच एफ माइनस फाइव इज इक्वल टू के है। ठीक है, फर्ज कर लेते हैं हमारे पास जो इंसिडेंट एनर्जी थी वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी और जो वर्क फंक्शन है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितनी हुई? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब कोई मुझे बताएगा 1 का डबल क्या होता है? 2। ये बात जरा ध्यान में रखें। अब हमने फ्रीक्वेंसी क्या कर दी? डबल। तो बच्चों इंसिडेंट एनर्जी भी क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या हो जाएगी? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन वर्क फंक्शन तो चेंज नहीं होगा ना, मेटल थोड़ी चेंज किया हमने। तो अब जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भाई आना तो चाहिए था 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि 1 का डबल तो 2 होता है। तो ये तो 2 से भी ग्रेटर आंसर आ रहा है। इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी डबल कर देने से जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी डबल नहीं होती बल्कि मोर देन डबल हो जाती है। बात समझ आ गई? ठीक है बच्चों, तो इस तरह से बहुत से सवालात हैं कि मैंने आगे ऐड किए हुए हैं क्वेश्चंस। ये मैं आपकी सवाबदीद पे भी छोड़ रहा हूँ। खैर मैंने सॉल्व भी किया हुआ है, आपने इनके सॉल्यूशंस भी देख लेने हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और डील करते हैं कॉम्पटन इफेक्ट को। तो कॉम्पटन इफेक्ट कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। ये भी लाइट को पार्टिकल साबित करने के लिए एक टॉपिक है। होता ये है कि एक एक्स रेज इसमें यूज होती हैं। ऐसा फिनोमेना जिसमें वेवलेंथ स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ से ज्यादा हो जाए। क्यों ज्यादा हो जाए? क्योंकि भाई फोटोन ने जाके टक्कर मारनी है इलेक्ट्रॉन को। जब ये इलेक्ट्रॉन को टक्कर मारेगा तो ऑटोमेटिकली इसका मोमेंटम पहले से कम हो जाएगा। मोमेंटम कम हो जाने से याद हो ना, मोमेंटम कम हो जाने से वेवलेंथ पहले से बढ़ जाएगी। तो ये बढ़ी हुई वेवलेंथ कहलाएगी स्कैटर्ड और पहले वाली क्या कहलाएगी? इंसिडेंट। तो इलेक्ट्रॉन डिफरेंट एंगल्स पर स्कैटर हो सकता है। इलेक्ट्रॉन सीधा भी जा सकता है, इलेक्ट्रॉन 45 डिग्री पे भी जा सकता है, 90 पे भी, और इलेक्ट्रॉन स्कैटर होके 180 डिग्री पे वापस भी जा सकता है। अब ये जो सामने इक्वेशन है डेल्टा लेम्डा का बेसिकली मतलब है स्कैटर्ड वेवलेंथ में से इंसिडेंट वेवलेंथ को माइनस करना। जो रिमेनिंग हिस्सा है वो एक मैथमेटिकल टूल है, m0c 1 - cos ऑफ फाइव एंगल आपने यूज करना है, फोटोन वाला एंगल, इलेक्ट्रॉन वाला एंगल यूज नहीं करना। तो बच्चों इसमें जो अब इक्वेशन है इसमें बहुत मेन रोल की प्लेयर है कॉस फाइव। उसके लिए देखें, कॉज अगर हम यूज करते हैं 0 डिग्री, यानी फोटोन यहां से सीधा निकल जाए, cos 0 डिग्री, cos 0 क्या होता है? 1। 1 - 1 0 हो जाएगा। तो हमारे पास डेल्टा लेम्डा का आंसर 0 आ जाएगा, यानी कोई कॉम्पटन शिफ्ट प्रोड्यूस नहीं होगी। अगर यहाँ पर हम यूज करते हैं cos 90 का मतलब है इलेक्ट्रॉन यहाँ से 90 डिग्री पे स्कैटर हो, तो cos 90 तो 0 होता है। ये फैक्टर अगर 0 हो जाएगा तो 1 - 0 1 आ जाएगा, और हमारे पास डेल्टा लेम्डा का आंसर जो है वो h/m0c आएगा। इस फैक्टर को बच्चों कॉम्पटन वेवलेंथ भी बोलते हैं। ठीक है, और ये वेवलेंथ तकरीबन 2.4 पिकोमीटर्स के बराबर होती है। ऑन द अदर हैंड 1 - cos 5 में अगर हम cos 180 डिग्री का यूज करते हैं तो cos 180 होता है -1। अब cos 180 -1 है, तो माइनस माइनस प्लस, 1 + 1 2, और ये डबल ऑफ, यानी हमारे पास यहाँ पे जो डेल्टा लेम्डा है वो 2 टाइम्स ऑफ h/m0c हो जाएगा। यानी कॉम्पटन वेव शिफ्ट जो है वो डबल ऑफ कॉम्पटन वेवलेंथ हो जाएगी। ये कितना हो जाएगा? 4.8 पिकोमीटर्स। एक और सवाल ये भी आता है कि ये h/m0c की डायमेंशंस क्या हैं? तो बच्चों लेफ्ट साइड पे क्या है? वेवलेंथ। वेवलेंथ की जो डायमेंशन होगी वही इसकी डायमेंशन भी होगी। तो कॉम्पटन स्कैटरिंग में फॉर्मूला बहुत मैटर करता है। मैंने यहाँ पर टेबल में तीनों चीज़ें 0, 90, 180
इस पर आंसर जो है वो निकाल के और सॉल्व करके रखे हुए हैं, समझा मैंने दिए हैं, लेकिन इनका सोल्यूशन आप यहाँ से देख सकते हैं। और लास्ट पे इन पे मैं ज़रा कम टाइम इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि इनमें बहुत कम ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन है। बस आपको चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है कि पार्टिकल नेचर है। पेयर प्रोडक्शन क्या होता है? एक हाई एनर्जी गैमा रे फोटोन, पहली कंडीशन, इस गैमा रे फोटोन की एनर्जी ग्रेटर देन 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। ये जाके हिट करे एक हैवी न्यूक्लियस को। हैवी न्यूक्लियस इसलिए जो गैमा रे की टक्कर बर्दाश्त कर सके, ठीक है। और ये गैमा रे फोटोन जो इस वक्त एनर्जी की शक्ल में है, ये आगे जाकर दो पार्टिकल्स की शक्ल इख्तियार कर ले, एक बने इलेक्ट्रॉन और एक उसका एंटी इलेक्ट्रॉन जिसको हम बोलते हैं पॉजिट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी होती है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन की भी रेस्ट मास एनर्जी कितनी होगी? 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पहले हम इस सारे प्रोसेस की इक्वेशन बना लें कि भाई जान एक तगड़ा सा फोटोन हमने इंसिडेंट किया, उस फोटोन ने जैसे ही न्यूक्लियस को अपना मोमेंटम इम्पार्ट किया तो दो अदद पार्टिकल्स बने जिनकी एनर्जी हो जाएगी 2m0 c², आइंस्टाइन इक्वेशन। प्लस काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा नेगेटिव पार्टिकल भी और काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा पॉजिटिव पार्टिकल भी। तो ये हमारे पास बच्चों पूरी इक्वेशन बन गई पेयर प्रोडक्शन की। और पेयर प्रोडक्शन भी साबित करता है कि लाइट हैज ड्यूअल नेचर, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू मास। तो क्या मास भी एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इसी टॉपिक से आगे एक और टॉपिक है जिसका बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर है, एनहाइलेशन ऑफ मैटर। कि यही दो पैदा होने वाले इलेक्ट्रॉन्स जो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, ये दोनों अगर आपस में दोबारा से मिल जाएं, ये दोनों आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर लें, तो ये फिर से एक दूसरे को एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे। ये अलग गैमा रे फोटोन और ये अलग गैमा रे फोटोन। तो पेयर प्रोडक्शन हमें नेचर की एक बड़ी खूबसूरत सिमेट्री समझाता है कि इस यूनिवर्स में सारा कुछ एनर्जी है, और एनर्जी जब मटेरियलाइज होती है तो ये बनती है मैटर और उसका एंटी मैटर। एनर्जी से मैटर और एंटी मैटर बनने के प्रोसेस को बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन। और ये मैटर और एंटी मैटर जब दोबारा आपस में मिलते हैं तो इसको बोलते हैं एनाइलेशन। और एनाइलेशन से दोबारा सारा कुछ किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी में। तो बात एनर्जी ही से शुरू होती है और एनर्जी ही पे खत्म हो जाती है। तो ये तीनों टॉपिक्स बच्चों साबित करते हैं कि लाइट हैज ड्यूअल नेचर, लाइट हैज पार्टिकल नेचर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है लो एनर्जीज पे, कॉम्पटन इफेक्ट होता है इंटरमीडिएट एनर्जीज पे, और पेयर प्रोडक्शन होता है हायर एनर्जीज पे। यानी हमारे पास इन शॉर्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए जो एनर्जी है वो हमारे पास लेस देन 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए, जो हमारे पास बल्कि 0.5 कर लें, 0.511 से भी कम होनी चाहिए। और कॉम्पटन इफेक्ट के लिए हमारे पास जो एनर्जी है वो ग्रेटर देन 0.5 MeV हो बट लेस देन 1.02 MeV हो। और पेयर प्रोडक्शन के लिए जो एनर्जी कंटेंट है इट शुड बी ग्रेटर देन 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसे कहते हैं लो एनर्जी इंटरेक्शन, इसे कहते हैं इंटरमीडिएट एनर्जी, और इसे कहते हैं हाई एनर्जी इंटरेक्शन। जी बच्चों, यहाँ तक क्या फीडबैक है लेक्चर का? ओके है, समझ आया सारा? चलें, डन हो गया। ठीक है, तो ये मैं स्लाइड्स, क्वेश्चंस, अब 1 मिनट रह गया तो मैं आपको चलें एक एनिमेशन दिखाता हूँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। तो देखें, ओके कर दें, एनिमेशन नजर आ रही है सबको? तो ये बच्चों हमारे पास देखें, यहाँ पर मैं इंटेंसिटी को बढ़ा रहा हूँ तो नंबर ऑफ फोटॉन्स जो इंसिडेंट हो रहे हैं वो बढ़ रहे हैं, और इंटेंसिटी को कम कर रहा हूँ तो नंबर ऑफ फोटॉन्स भी कम होते जा रहे हैं। तो इंटेंसिटी को मैक्सिमम करके अब यहाँ पर मैं वेवलेंथ को बढ़ा रहा हूँ तो देखें इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, और एक पॉइंट पे आगे तो इलेक्ट्रॉन्स निकलना ही बंद हो गए, मतलब हम थ्रेश होल्ड से भी पीछे चले गए। और अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ तो देखें इलेक्ट्रॉन्स काइनेटिक एनर्जी भी गेन कर रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पर एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल अप्लाई कर देता हूँ
तो इलेक्ट्रॉन्स और ज़्यादा स्पीड से इमिट हो रहे हैं। और अगर मैं रिवर्स पोटेंशियल पे चला जाता हूँ तो आप देखें कि इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन है वो स्टॉप हो चुका है, इलेक्ट्रॉन्स अब इमिट नहीं हो रहे। तो ये बच्चों एनिमेशन का लिंक भी मैं आपको सेंड कर देता हूँ, आप इस एनिमेशन के साथ खेलें कूदें। और कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, ठीक है।